स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम शरीर के एक बहुत ही अहम इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम के संतुलन पर बात करेंगे और ख़ासतौर पर पोटेशियम शिफ्ट्स पर। मतलब वो स्थितियां जब पोटेशियम खून और शरीर की कोशिकाओं के बीच अंदर बाहर होता है। ये समझना देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोटेशियम का लेवल ज़रा सा भी ऊपर नीचे होना, जिसे हाइपोकैलीमिया या हाइपरकैलीमिया कहते हैं, तो शरीर पर इसका असर काफ़ी बड़ा हो सकता है। हमारे पास एक डायग्राम भी है इसे समझने के लिए जी, जो दिखाता है कि किन वजहों से पोटेशियम सेल्स के अंदर या बाहर जाता है। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि पोटेशियम के इस मूवमेंट के पीछे क्या कारण है। डायग्राम का जो पहला हिस्सा है वो उन फैक्टर्स को दिखाता है जब पोटेशियम खून से सेल्स के अंदर चला जाता है। तो जाहिर है इससे खून में पोटेशियम कम हो जाएगा, मतलब हाइपोकैलीमिया। बिल्कुल। इसमें कुछ मुख्य कारण बताए गए हैं। जैसे पहला है हाइपोऑस्मोलैरिटी। हाइपोऑस्मोलैरिटी, हाँ, इसका मतलब है कि जब सेल के बाहर का जो फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, उसकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम हो जाती है। मतलब वो डाइल्यूट हो जाता है। हाँ, कह सकते हैं, ज्यादा पतला हो जाता है। तो ऐसी हालत में कुछ हद तक पोटेशियम सेल के अंदर जा सकता है। अच्छा, हालांकि ये वाला फैक्टर बाकी के मुकाबले शायद उतना पावरफुल नहीं है। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर से जुड़ा है, लेकिन अगला वाला एल्कलोसिस, ये कैसे काम करता है? ये तो पीएच से जुड़ा है ना? हाँ, बिल्कुल। एल्कलोसिस जो है वो एक बहुत अहम कारण है। जब खून एल्कलाइन हो जाता है, मतलब उसका पीएच बढ़ जाता है। एसिडिटी कम हो जाती है। सही कहा, एसिडिटी कम हो जाती है। तो बॉडी क्या करती है, इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए सेल के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन, जो एसिडिक होते हैं, हाँ, जो एसिडिक होते हैं, उन्हें बाहर खून में भेजती है ताकि पीएच वापस नॉर्मल की तरफ आए। अच्छा, लेकिन सेल से जब एक आयन H+ आयन बाहर निकलता है ना, तो उसके बदले में खून से एक पोटेशियम आयन K+ सेल के अंदर चला जाता है। ओह, आयन एक्सचेंज होता है। एग्जैक्टली, इसे आयन एक्सचेंज कहते हैं। और नतीजा, खून में पोटेशियम कम हो जाता है, हाइपोकैलीमिया। तो बॉडी पीएच बैलेंस करने के चक्कर में पोटेशियम अंदर ले लेती है। दिलचस्प है ये तो। अच्छा, डायग्राम में अगला नाम है बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का। ये दवाएं हैं। ये दवाएं भी हो सकती हैं और शरीर के अपने हार्मोन भी, जैसे एड्रेनालाइन। तो ये जो बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हैं, ये सेल की मेम्ब्रेन पर एक पंप होता है, Na+, K+ ATPase पंप। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसे ये स्टिम्युलेट करते हैं, मतलब तेज कर देते हैं। अब ये पंप क्या करता है, ये सोडियम को सेल से बाहर फेंकता है और पोटेशियम को खून से अंदर खींचता है। ठीक है। तो जब बीटा एगोनिस्ट इस पंप को तेज कर देंगे तो ज्यादा पोटेशियम सेल के अंदर जाएगा और खून में कम हो जाएगा। हाँ, खून में कम हो जाएगा। हाँ। जैसे अस्थमा की कुछ दवाएं हैं, सैल्ब्यूटामॉल वगैरह, वो इसी ग्रुप में आती हैं। हाँ। तो उनका ज्यादा डोज या बार बार इस्तेमाल हाइपोकैलीमिया कर सकता है। अच्छा, तो ये सीधे पंप पर असर डालता है। हाँ। और इंसुलिन, इसका भी जिक्र है क्या? इसका तरीका भी पंप से ही जुड़ा है? हाँ, इंसुलिन भी इसी Na+, K+ आयन पंप को एक्टिवेट करता है। लोग इसे ज्यादातर ग्लूकोज कंट्रोल के लिए जानते हैं, पर इसका पोटेशियम पर भी सीधा असर है। जब इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, चाहे खाने के बाद नेचुरली बढ़े या फिर डायबिटीज के इलाज में बाहर से दिया जाए, तो ये सेल्स को सिग्नल देता है कि वो खून से ग्लूकोज के साथ साथ पोटेशियम भी अंदर लें। अच्छा, दोनों चीजें अंदर जाती हैं। हाँ। और इसीलिए जैसे आपने डायबिटिक कीटो एसिडोसिस DKA का नाम सुना होगा, बिल्कुल। उसमें जब मरीज को IV इंसुलिन देते हैं तो पोटेशियम लेवल बहुत ध्यान से मॉनिटर करना पड़ता है। क्योंकि इंसुलिन तेजी से पोटेशियम को सेल्स में शिफ्ट कर सकता है, जिससे खतरनाक हाइपोकैलीमिया हो सकता है, खासकर अगर मरीज में पहले से ही पोटेशियम की कमी चल रही हो। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लिनिकल पॉइंट है, मतलब हमें ध्यान रखना होगा। तो हमने देखा कि हाइपोकैलीमिया के पीछे सेल्स में पोटेशियम का शिफ्ट होना एक बड़ा कारण है। इसमें आ गए हाइपोऑस्मोलैरिटी, एल्कलोसिस और कुछ दवाएं या हार्मोन जैसे बीटा एगोनिस्ट और इंसुलिन। जी हाँ, ये सब पोटेशियम को सेल के अंदर भेजते हैं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। डायग्राम का अगला हिस्सा उन कंडीशंस को दिखा रहा है जब पोटेशियम सेल से निकलकर बाहर खून में आ जाता है। इससे खून में पोटेशियम बढ़ जाता है, हाइपरकैलीमिया। ये भी उतना ही बल्कि शायद ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। अब हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जो पोटेशियम को सेल से बाहर शिफ्ट करते हैं। पहला नाम है डिगॉक्सिन का। डिगॉक्सिन, ये तो हार्ट की दवा है शायद। हाँ, ये एक पुरानी दवा है,
हार्ट फेलियर और कुछ तरह के एरिथमिया में यूज होती है। इसका काम क्या है? ये सीधे सीधे उसी Na+, K+ AT-बेस पंप को ब्लॉक कर देती है। अरे, मतलब बिल्कुल उल्टा असर। हाँ, हमने देखा था कि ये पंप पोटेशियम को अंदर लाता है। अगर डिगॉक्सिन ने इसे ब्लॉक कर दिया तो पोटेशियम अंदर नहीं जा पाएगा। सही, और जो अंदर है वो भी लीक होकर बाहर आ सकता है। इससे खून में पोटेशियम बढ़ जाता है। डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी का ये क्लासिक साइन है, हाइपरकैलीमिया। तो ये बीटा एगोनिस्ट और इंसुलिन के एकदम उलट काम कर रहा है, पंप को रोककर। अच्छा, अगला कारण है हाइपर ऑस्मोलैरिटी। ये हाइपोऑस्मोलैरिटी का उल्टा हुआ। जी हाँ, हाइपर ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल उल्टी सिचुएशन है। इसमें सेल के बाहर का फ्लूइड बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। हाँ, गाढ़ा। ऐसा कब होता है? जैसे जब खून में ग्लूकोज बहुत बढ़ जाए। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में एक कंडीशन होती है HHS, हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। हाँ, सुना है। या सोडियम बहुत बढ़ जाए। तो जब बाहर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो ऑस्मोसिस के जरिए पानी सेल के अंदर से बाहर खींचता है, बाहर के फ्लूइड को डाइल्यूट करने के लिए। एग्जैक्टली। और जब पानी बाहर आता है ना, तो वो अपने साथ पोटेशियम को भी खींच लाता है। अच्छा, पानी के साथ पोटेशियम भी बाहर। हाँ, इसे सॉल्वेंट ड्रैग कहते हैं। इससे भी खून में पोटेशियम बढ़ सकता है। दिलचस्प है। अच्छा, डायग्राम में कोशिकाओं का टूटना या लाइसिस ऑफ सेल्स भी मेंशन्ड है। ये तो सुनने में ही काफी सीरियस लग रहा है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अक्सर खतरनाक कारण है हाइपरकैलीमिया का। देखिए, हमें ये याद रखना है कि पोटेशियम ज्यादातर सेल के अंदर होता है। अच्छा, सेल के अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन खून के मुकाबले करीब 30 गुना ज्यादा होती है। 30 गुना? बाप रे। हाँ, तो सोचिए, अगर किसी वजह से बहुत सारी सेल्स एक साथ टूट जाए, नष्ट हो जाएं, तो सारा अंदर का पोटेशियम बाहर खून में आ जाएगा। क्रश इंजरी या मांसपेशियों का बहुत ज्यादा टूटना, जिसे रैप्डोमायोलिसिस कहते हैं, या कुछ कैंसर की कीमोथेरेपी के बाद होता है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, या बहुत ज्यादा हीमोलिसिस मतलब रेड ब्लड सेल्स का टूटना, इन सब में हाइपरकैलीमिया बहुत तेजी से और खतरनाक लेवल तक बढ़ सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। ये वाकई चिंता की बात है। आगे एसिडोसिस का जिक्र है। हमने एल्कोलोसिस में देखा था कि पोटेशियम अंदर जाता है, तो क्या एसिडोसिस में ठीक उल्टा होगा? एकदम सही पकड़ा आपने। एसिडोसिस यानी जब खून ज्यादा एसिडिक हो जाता है, pH कम हो जाता है, तो ये पोटेशियम शिफ्ट के मामले में एल्कोलोसिस का जस्ट अपोजिट इफेक्ट डालता है। एसिडोसिस में खून में H+ आयंस बढ़ जाते हैं। एसिड बढ़ जाता है। हाँ, तो बॉडी इस एक्स्ट्रा एसिड को ठिकाने लगाने के लिए H+ आयंस को सेल के अंदर भेजने की कोशिश करती है, और फिर वही आयन एक्सचेंज होता है। मतलब H+ अंदर तो K+ बाहर। बिल्कुल। हर H+ के अंदर जाने के बदले सेल के अंदर से एक K+ बाहर खून में आ जाता है। नतीजा हाइपरकैलेमिया, खून में पोटेशियम बढ़ जाता है। अच्छा, ये मिनरल एसिडोसिस में ज्यादा साफ दिखता है, जैसे किडनी फेलियर या डायरिया में होता है। लैक्टिक एसिडोसिस या कीटो एसिडोसिस में यह असर थोड़ा कम हो सकता है। तो एसिड बेस बैलेंस और पोटेशियम का कितना गहरा कनेक्शन है। अच्छा, अब बीटा ब्लॉकर्स की बात करते हैं। ये तो बीटा एगोनिस्ट के उल्टे असर वाली दवाएं हुई ना? जी हाँ, बीटा ब्लॉकर दवाएं जो अक्सर हाई बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम में दी जाती हैं, वो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। ठीक है। हमने पहले देखा था कि बीटा रिसेप्टर जब स्टिम्युलेट होते हैं एगोनिस्ट से, तो वो Na के पंप को चलाकर पोटेशियम अंदर भेजते हैं। हाँ, तो बीटा ब्लॉकर इस प्रोसेस को रोकते या धीमा कर देते हैं। वो पोटेशियम के सेल में जाने को मुश्किल बनाते हैं। तो इससे पोटेशियम बाहर रह जाता है। हाँ, कुछ हद तक। नॉर्मल हालात में इसका असर बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन मान लीजिए कोई मरीज है जिसकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, मतलब पोटेशियम शरीर से बाहर निकालने में दिक्कत है, हाँ। या वो पहले से पोटेशियम सप्लीमेंट ले रहा है, ऐसे मरीजों में बीटा ब्लॉकर्स हाइपरकैलीमिया का खतरा बढ़ा सकते हैं। समझ गया। मतलब ये पोटेशियम को अंदर जाने से रोकते हैं, खासकर अगर बाहर निकलने का रास्ता भी गड़बड़ हो। और हाई ब्लड शुगर या इंसुलिन की कमी? इंसुलिन तो हमने देखा था कि पोटेशियम अंदर ले जाता है। बिल्कुल। तो हाई ब्लड शुगर खासकर जब इंसुलिन की कमी के साथ हो, जैसे टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन ना लेने पर। हाँ, या अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज में, तो ये दो तरह से पोटेशियम को बाहर निकाल सकता है। पहला, जैसा हमने कहा, इंसुलिन पोटेशियम को सेल में ले जाने के लिए जरूरी है, तो इंसुलिन कम होगा तो ये प्रोसेस रुक जाएगा, पोटेशियम अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक। और दूसरा, बहुत ज्यादा ब्लड शुगर खून की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देता है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी वाली सिचुएशन। हाँ, जो हमने सॉल्वेंट ड्रैग में देखा था। एग्जैक्टली। वो भी पोटेशियम को बाहर खींचता है। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में ये दोनों चीजें मिलकर
हाइपरकलीमिया करवा सकती हैं। तो इंसुलिन की कमी का डबल अटैक है, अंदर जाने का रास्ता बंद और बाहर खींचने वाला मैकेनिज्म चालू। और लिस्ट में एक आखिरी नाम है सक्सिनिलकोलिन। ये क्या चीज है? सक्सिनिलकोलिन एक मसल रिलैक्सेंट दवा है। अच्छा। अक्सर एनेस्थीसिया के दौरान यूज होती है, जैसे इंटुबेशन के वक्त मांसपेशियों को जल्दी से रिलैक्स करने के लिए। अब नॉर्मल लोगों में ये दवा थोड़ी सी मात्रा में पोटेशियम मसल सेल से रिलीज करवाती है। करीब 0.5 MEQ पर लीटर का बढ़ोतरी होती है सीरम पोटेशियम में, जो ज्यादातर नुकसानदायक नहीं होती। लेकिन कुछ खास हालात में, जैसे कोई बुरी तरह जल गया हो या गंभीर मसल ट्रॉमा हो, क्रश इंजरी या स्ट्रोक या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो या कुछ न्यूरोमस्कुलर बीमारियां हो। अच्छा। इन कंडीशंस में क्या होता है कि मसल सेल्स पर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में अगर सक्सिनिल कोलिन दी जाए तो ये रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होते हैं और सेल से भयंकर मात्रा में और बहुत तेजी से पोटेशियम रिलीज होता है। ओह, ये तो खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये जानलेवा हाइपरकैलेमिया कर सकता है। इसीलिए इन रिस्क फैक्टर्स वाले मरीजों में सक्सिनिलकोलिन या तो मना होती है या बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल की जाती है। ये तो एक बहुत ही स्पेसिफिक लेकिन सीरियस सिचुएशन है। जी तो अगर हम पोटेशियम को सेल से बाहर निकालने वाले फैक्टर्स को समराइज करें जी तो इसमें आ गया डिकॉक्सिन, हाइपरऑस्मोलारिटी, सेल लाइसिस या टूटना, जी एसिडोसिस, बीटा ब्लॉकर्स, इंसुलिन की कमी जी और हाई ब्लड शुगर और कुछ खास कंडीशंस में सक्सिनिलकोलिन। जी बिल्कुल। इस पूरी बातचीत में डायग्राम पर एक छोटा सा नोट है जी। जो मुझे बहुत जरूरी लग रहा है। क्या है? हाइपरकैलेमिया, डू लैब्स। इसकी क्या अहमियत है? हाँ, ये शायद सबसे जरूरी प्रैक्टिकल सलाह है इस पूरे टॉपिक पे। देखिए, हाइपरकैलेमिया के जो लक्षण होते हैं ना, वो अक्सर बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं। मतलब जैसे थकान, कमजोरी, धड़कन का अजीब सा लगना, पेट में गड़बड़। अब ये लक्षण तो कई दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं। सही बात है। और जैसा हमने अभी देखा, हाइपरकैलेमिया के पीछे कई सीरियस जानलेवा कारण हो सकते हैं। तो अगर किसी मरीज में लक्षणों या रिस्क फैक्टर्स को देखकर हाइपरकैलेमिया का शक हो रहा है, जैसे किडनी फेलियर या वो दवाएं ले रहा हो, हाँ बिल्कुल, तो सिर्फ अंदाजा लगाना या लक्षणों के भरोसे रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। तुरंत खून की जांच मतलब लैब टेस्ट करवाना ही करवाना है। अच्छा। लैब टेस्ट ही कंफर्म करेगा कि पोटेशियम वाकई में बढ़ा हुआ है या नहीं और कितना बढ़ा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर है और इलाज कितनी जल्दी और कैसे करना है। ईसीजी में बदलाव भी तो देखे जाते हैं। हाँ, ईसीजी चेंजेस भी गंभीरता का अंदाजा देते हैं, लेकिन लैब कंफर्मेशन जरूरी है। बिना कंफर्म किए इलाज शुरू करना या इलाज में देर करना, दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। कंफर्मेशन और सिवियरिटी का पता लगाना जरूरी है। तो आज हमने पोटेशियम के इस अंदर बाहर जाने के खेल को समझा। ये कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि बॉडी की बदलती सिचुएशंस के साथ सेल्स और खून के बीच शिफ्ट होता रहता है। हमने देखा कि एल्कलोसिस, इंसुलिन और बीटा एगोनिस्ट पोटेशियम को सेल्स में भेजकर खून में कम करते हैं, हाइपोकैलेमिया जी। और इसके उलट एसिडोसिस, सेल का टूटना, डिगॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर्स, इंसुलिन की कमी, हाइपरऑस्मोलैरिटी और सक्सिनिलकोलिन पोटेशियम को सेल से बाहर निकालकर खून में बढ़ाते हैं, हाइपरकैलेमिया। बिल्कुल। और इन शिफ्ट्स के पीछे का जो मैकेनिज्म है, उसे समझना सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं है, ये रोज की क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। कैसे? देखिए, जब हम किसी मरीज में पोटेशियम लेवल गड़बड़ देखते हैं तो ये जानना जरूरी है कि क्या ये सच में शरीर में पोटेशियम की कुल मात्रा की कमी या ज्यादती है, या ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया है, मतलब एक शिफ्ट है। अच्छा, ये फर्क करना जरूरी है। हाँ, जैसे मैंने डीके का उदाहरण दिया था, डीके में मरीज के शरीर में टोटल पोटेशियम अक्सर कम होता है, लेकिन एसिडोसिस और इंसुलिन की कमी के कारण खून में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल या बढ़ावा भी मिल सकता है शुरू में। अब अगर हम सिर्फ उस बढ़े हुए लेवल को देखकर पोटेशियम देना बंद कर दें और सिर्फ इंसुलिन शुरू कर दें, तो इंसुलिन पोटेशियम को अंदर शिफ्ट कर देगा। हाँ, और तेजी से शिफ्ट करेगा, जिससे जानलेवा हाइपोकैलेमिया हो सकता है। इसीलिए पोटेशियम शिफ्ट्स को समझना सही डायग्नोसिस और सेफ ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें याद दिलाता है कि पोटेशियम का लेवल सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये शरीर में चल रही कई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का एक डायनामिक इंडिकेटर है, जैसे एसिड बेस बैलेंस, सेल्स की सेहत, हार्मोनल स्टेटस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब कुछ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें सिर्फ नंबर नहीं, उसके पीछे की पूरी कहानी समझनी होगी।
और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं जी। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस यानी डीके की जटिल स्थिति के बारे में सोचिए। इसमें एसिडोसिस है जो K+ बाहर निकालता है, इंसुलिन की भारी कमी है जो K+ को अंदर जाने से रोकती है और ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ाती है, और अक्सर शरीर में टोटल पोटेशियम कम होता है। फिर इलाज में इंसुलिन दिया जाता है जो K+ अंदर धकेलता है और फ्लूइड्स दिए जाते हैं जो ऑस्मोलैरिटी बदलते हैं। ये समझना कि पोटेशियम कैसे शिफ्ट होता है डीके के मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी को, खासकर पोटेशियम रिप्लेसमेंट कब और कितना देना है, इसे कैसे प्रभावित करता है, इस पर जरूर सोचिएगा।